हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। हाउ टू एंटर अ ब्रेकआउट एट द राइट टाइम। अगर ये सवाल आपके दिमाग में आता है तो यू आर नॉट अलोन। मोस्ट ट्रेडर्स ब्रेकआउट्स देखते ही चेस करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क दिखाने वाला हूँ जो आपको ब्रेकआउट से पहले रेडी करता है, नॉट आफ्टर द ब्रेकआउट। क्योंकि अगर आप लेट हो गए तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहता है और सिर्फ रिस्क ही आपके लिए बचता है। मैं हूं हसीब बदर और मैं पिछले 6 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं और ब्रेकआउट्स में एंटर करना सबसे बड़ा एक कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से पॉइंट पे एंटर करना। तो उसके सर्टन फ्रेमवर्क्स है, गाइडलाइंस है। जब आप वो सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ 100% सक्सेस मिलने वाला है, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में रहेगी और आप इम्पॉर्टेंटली अननेसेसरी ब्रेकआउट्स से, जिसको आप फोमो में चेस करते हो या कन्फ्यूजन में एंटर कर जाते हो या डर के मारे मिस कर जाते हो, ये सब प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं और आपको एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क मिल जाएगा जिसके थ्रू आप एक प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच रख सकते हैं ब्रेकआउट्स ट्रेड करने के लिए। तो मोस्ट ट्रेडर्स बिग मूव्स क्यों मिस करते हैं? क्योंकि वो ब्रेकआउट्स देखकर रिएक्ट करते हैं, प्रिपेयर नहीं रहते। जब तक आपको चार्ट्स पे ब्रेकआउट क्लियरली दिख रहा होता है, स्मार्ट मनी ऑलरेडी उसमें एंटर कर चुका रहता है और फिर ट्रेडर बोलता है यार ये स्टॉक तो ऑलरेडी बहुत दौड़ चुका है। इसलिए आज का वीडियो एक रिएक्शन बेस्ड अप्रोच नहीं है बल्कि एक प्रोसेस बेस्ड फ्रेमवर्क है। तो स्टेप 1 हम पहले समझते हैं कि ब्रेकआउट के फ्रेमवर्क में हमारा स्टेप 1 क्या रहेगा। ये 4 स्टेप का फ्रेमवर्क है, तो स्टेप 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है आपको एक थीम आइडेंटिफाई करना, यानी आपको एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री या एक ऑनगोइंग थीम का पार्ट रहना ज़रूरी है। आप रैंडमली भी कोई स्टॉक का ब्रेकआउट ले सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में नहीं रहती है। एंड माइंड यू, ट्रेडिंग इज़ अ प्रोबेबिलिटी गेम, इसलिए जितनी प्रोबेबिलिटी आप आपके फेवर में कर सको उतना बेटर होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग सेक्टर और स्ट्रॉन्ग थीम। तो उसका इम्पॉर्टेंस ये है कि कोई भी सेक्टर अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसके सभी स्टॉक्स, वो सेक्टर के स्टॉक्स जो है, एक सेक्टर में मल्टीपल स्टॉक्स रहता है तो वो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहता है। ऐसा नहीं कि कोई एक सिंगल इंडिविजुअल स्टॉक आगे बढ़ रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप देखना, एक कोई भी सेक्टर है तो जब वो परफॉर्म कर रहा है तो उसके सभी स्टॉक्स दौड़ रहे रहते हैं। उसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशन मनी, स्मार्ट मनी उसी सेक्टर में जा रहा है फॉर वेरियस रीजंस, यानी वो सेक्टर में कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है, फेवरेबल आउटलुक है गोइंग फॉरवर्ड। कुछ भी वो हो सकता है, रीज़न शायद आपको ना भी पता हो, लेकिन आपको अगर पता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है तो वो आपको हेल्प करेगा। तो अब कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी थीम, कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग चल रहा है? एक तो सिंपल अप्रोच है कि जब आप स्कैनिंग करते हैं तो स्कैनिंग में आपको मल्टीपल नेम्स मिलते हैं। तो इसके लिए मैं चार्ट्स मेज़ का यूज़ करता हूँ। इनसे मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, इसके लिए मुझे कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। दिस इज़ आई एम शेयरिंग बिकॉज ये मेरी कन्वीनियंस है। तो मुझे लगता है कि आपको भी सूटेबल रहेगा, तो आप चेक कर सकते हैं उनके पेड प्लान्स। देयर इज़ नो एसोसिएशन विद देम एट ऑल। तो अगर आप देखें, आप उसके chartsmaze.com पे जाके आप उनके मार्केट एनालिटिक्स को ओपन करेंगे तो उसमें ये सेक्टर एनालिटिक्स आता है, उसको क्लिक करते हैं आप। तो उसमें ये आपको पहले दिखा देंगे कि कौन से सेक्टर्स अभी रिसेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आप टॉप 3-4 सेक्टर्स में देखिए तो यहाँ पे क्लियरली ऑटो, मेटल्स एंड माइनिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आपको नेम आ जाएंगे। तो जैसे ही आपको नाम मिले हैं तो आपने सपोज़ ऑटो पे क्लिक किया तो ये आपको यहाँ पे ये देखिए ऑटो स्टॉक्स के नाम दिखा रहे हैं। तो आप उसको चार्ट वाइज भी देख सकते हैं, व्यू चेंज करके, या आपकी वॉच लिस्ट में वो नाम डाल लीजिए। एंड देन आपको सिर्फ देखना है कि वो स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपको नाम मिला तो आपको इमीडिएटली एंटर कर जाना है नाम लेते ही। उसका एक स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, वो जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल आपको एक आइडिया दे देता है कि इसमें कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग चल रहा है। उसी में आपको दिखेगा इंडस्ट्री एनालिटिक्स, तो इसमें भी दिखाता है। अगर आप उसको एटलीस्ट 1 मंथ परफॉर्मेंस से सेग्रीगेट कर ले तो देखिए माइनिंग एंड मिनरल्स, मेटल्स, रेलवेज,
ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे नाम भी आते हैं। तो आप वो इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे, जैसे ही आप देखिए आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको ये वेरियस उसमें नाम आ जाते हैं, तो आप यहाँ से भी वो नाम पिक कर सकते हैं। तो ये आपको टॉप सेक्टर्स में, टॉप थीम्स में हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में और उसमें प्रेजेंट रहने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप स्ट्रॉन्ग सेक्टर और थीम के पार्ट है। अब जो स्टेप 2 है उसको मैं बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देता हूँ, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आपको एक कन्विक्शन बिल्ड करने में हेल्प करता है, कि मैं आपको समझाता हूँ क्यों। वो है स्टेप 2 इज़ अबाउट फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स में अब मैं बैलेंस शीट्स नहीं पढ़ता हूँ, बहुत सारी चीज़ें रहती है देखने के लिए। अब जैसे नॉर्मली आपने सुना है पीई रेशियो चेक करना, फिर उसकी ईपीएस ग्रोथ क्या है और ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ हुई है, आरओसीई क्या है उसका, एंड उसमें प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, क्या रेड फ्लैग्स है, ये तो सब चीज़ें रहती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो हमें प्राइस पे मिल जाता है, प्राइस स्ट्रक्चर में, चार्ट्स में समझ में आता है अगर आपको वो रीडिंग स्किल्स आती है। बट इम्पॉर्टेंट ये है फंडामेंटल्स का कि अगर आपको पता रहे कि एक कंपनी अच्छा कर रही है तो आपको पोजीशन साइजिंग बिल्ड करने में हेल्प करता है, कि जहाँ पे आप बड़ी पोजीशन साइज़ ले सकते हैं 20-25% ऑफ योर ट्रेड। ऐसा नहीं कि वो चल ही जाएगा, लेकिन आपको एक कन्विक्शन देता है कि स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आप उसमें एक बड़ी साइज़ लेने का रिस्क ले सकते हैं बेसिस के स्टॉक या कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है। माइंड यू उसका बाकी एलिमेंट्स जो हम देखेंगे वो तो सबसे इंपॉर्टेंट रहना, साथ में आपको ये एडिशनली हेल्प करता है। तो इसके लिए मैं सिंपल अप्रोच रखता हूँ। यहाँ पे मैं screener.in पे जाता हूँ और कोई भी कंपनी का नाम डाला, यहाँ पे जैसे मैंने ये हिंदुस्तान कॉपर का नाम डाला है, तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स में मैं यहाँ चले जाता हूँ और मैं सिर्फ नेट प्रॉफिट को देखता हूँ लास्ट 3-4 क्वार्टर्स में सिग्निफिकेंट कुछ उसमें हुआ है कि नहीं। जैसे आप यहाँ देखें कि दिसंबर 24 में इट वॉज 63 करोर्स, ये करोर्स में है, एंड देन मार्च 25 में ऑल ऑफ अ सडन एक बड़ा जंप है। तो उसमें एक अदर इनकम भी दिख रही है 47 करोड़ की, तो मान लीजिए कि वो मिला के भी है। तो इसलिए हमें आगे भी देख रहा है कि नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में स्टॉक क्या कर रहा है। तो देखिए उसके बाद के क्वार्टर में थोड़ा सा डिप है, बट दिसंबर से तो सिग्निफिकेंट हाई है, एंड अगेन सितंबर में देखिए अगेन सिग्निफिकेंट जंप है। तो 25-30% का अगर नेट प्रॉफिट में जंप है तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन, हायर द बेटर। तो ये आपको एक कन्विक्शन देता है कि समथिंग इज़ हैपनिंग। वो आप उसके बारे में जाके पढ़ भी सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो ये एक आपको एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखा रहा था, तो उसी का मैं एग्जाम्पल दिखा दूँ। जैसे सितंबर क्वार्टर में ऐसे रिजल्ट्स है, अगर आप यहाँ देखें तो देखिए अभी आफ्टर द रिजल्ट्स स्टॉक ने बेस किया, अच्छा रिजल्ट था, एंड देन आप देखिए एक आउट परफॉर्मेंस दिया है। क्लियरली आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक बड़ा अप मूव दिया है स्टॉक ने। तो ऐसे स्टॉक में जहाँ आपको पता है कि उसका ऑलरेडी क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए, लास्ट 2-3 क्वार्टर के सिग्निफिकेंट जंप रहना चाहिए एकदम लोअर पॉइंट से। जैसे हमने देखा 63 से 191 हुआ, 130 हुआ, एंड देन समथिंग 180 की रेंज में चले गया, तो वो एक अच्छा बड़ा जंप है। तो आपको एक कन्विक्शन बिल्ड करता है, हेल्प करता है कि आपको ये स्टॉक आइडेंटिफाई करने में कि इसमें कुछ हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है, बाकी रेशियोज भी सब हो सकते हैं। अगर कंपनी में अच्छा प्रॉफिट आ रहा है और इतना बड़ा गेन है, इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट है, तो वाई नॉट उसे रडार पे रखें और उसमें हम पेशेंटली वेट करें पोजीशन बिल्ड करने के लिए। तो अब स्टेप 3 जो है उसे समझते हैं, वो है वॉल्यूम क्लूज, मतलब स्मार्ट मनी सिग्नेचर। ये स्टेप को इग्नोर नहीं करना है। वॉल्यूम एनालिसिस हमें ये हेल्प करता है कि जब ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो उसमें इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस कितना था, एंड जब स्टॉक रेस्ट करता है, कंसोलिडेट होता है, तो तब वॉल्यूम में एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमें एनालाइज करना है। और ब्रेकआउट से पहले हमें ये भी समझना है कि वॉल्यूम एक्टिविटी ड्राई अप हुई है कि नहीं, मतलब सप्लाई सेलिंग ख़त्म हुई है या नहीं, एंड देन जब ब्रेकआउट होता है तो वो हैवी वॉल्यूम्स पे हो रहा है या नहीं। तो आप सिर्फ अगर प्राइस स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो मीनिंगलेस है अगर आप उसमें वॉल्यूम्स नहीं ऐड करते, और सिर्फ वॉल्यूम्स देखते हो बिना प्राइस के तो भी वो मीनिंगलेस है। दोनों का कॉम्बिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैं आपको चार्ट्स पे समझाता हूँ। जैसे हम अभी ये स्टॉक की बात कर रहे थे, एंड माइंड यू दीज आर नॉट एनी बाय सेल रिकमेंडेशंस, दिस इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। आप नीचे में यहाँ वार्निंग्स भी देख सकते हैं, इसलिए वो कंटिन्यूस प्ले होती है कि आपको सिर्फ ये समझने सीखने के लिए ये समझा रहा हूँ, कल जाके स्टॉक को बाय नहीं कर लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए
कि जब ये स्टॉक में यहाँ पे ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो आप यहाँ पे देखिए इसमें ये हैवी वॉल्यूम्स थे, और मैंने ये वॉल्यूम इंडिकेटर पे मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। इसे सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर कहते हैं, तो आप उसके बारे में वहाँ समझ सकते हैं। तो ये जो ब्लू बार्स है वो पॉकेट पिवट्स है और बड़े वॉल्यूम्स को भी सिग्निफाई करते हैं। रेड बार्स आर वॉल्यूम ऑन अबव एवरेज सेलिंग एंड ग्रीन आर वॉल्यूम्स ऑन अबव एवरेज बाइंग एंड ग्रे एंड येलो बार्स आर इनसिग्निफिकेंट बिलो एवरेज वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे आप देखिए ये लिख के आ रहा है आप 50 मिलियन वॉल्यूम 61.5, तो हाईएस्ट वॉल्यूम इन ए ईयर, हाईएस्ट वॉल्यूम इन ए ईयर, ये HVY का मतलब है। तो ये यहाँ पे सिग्निफाई हो रहा है क्लियरली। तो आप देखिए जब ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो ये बड़े वॉल्यूम से हुआ, 50 मिलियन 61 मिलियन आप और मेरे जैसे प्लेयर्स नहीं क्रिएट कर सकते, ये इंस्टीट्यूशन और स्मार्ट मनी का ही खेल है। तो जब जो वॉल्यूम का एक इम्पॉर्टेंस है कि जब ट्रेंड स्टार्ट हुआ था कि इसमें बड़ा वॉल्यूम था, देन जब स्टॉक साइडवेज जाता है उसके वेरियस रीजंस रहते हैं साइडवेज जाने के, तो उसे भी हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना। उस पर भी मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ चेक कर सकते हैं। बट इन अ लेमन लैंग्वेज वो आपको बता दूँ कि अलग अलग ट्रेडर्स रहते हैं, अलग अलग प्लेयर्स रहते हैं जो स्टॉक बाय सेल करते हैं। तो जब भी स्टॉक एक सिग्निफिकेंट रनअप करता है तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में उसे इंस्टीट्यूशंस ही नीचे लेके आते हैं कि अगेन वो एक्यूमुलेट कर सके। जो मार्जिन पे ट्रेड करते हैं वो एग्जिट करते हैं, जो वेरियस ट्रेडर्स है जो इंट्राडे पोजिशनल स्विंग वो प्रॉफिट बुक करते हैं, तो स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में चले जाता है। अगर उसमें इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट अभी भी मौजूद है, क्योंकि स्टॉक में इंस्टीट्यूशन को तभी इंटरेस्ट रहेगा जब उसमें एक सिग्निफिकेंट अपसाइड है, वो 20-30% के लिए नहीं खेलते हैं। तो जो मल्टी बैगर स्टॉक्स आपने सुने हैं वो इसी कारण बनते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी पोटेंशियल रहता है, और जब कुछ इंडस्ट्री स्टॉक में सिग्निफिकेंट होता है तो उसका रनअप महीनों तक सालों तक चलता है। तो वो अलग अलग स्टेजेस में ऊपर जाएगा रेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा रेस्ट करेगा। तो जब पहली बार ऊपर जाता है तो हमें पता नहीं रहता है, जब पहली बार ऊपर जाके रेस्ट करता है तो हमें प्रिपेयर रहना है, उसी को हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहते हैं। तो आपको यहाँ देखिए जब ये रेस्ट कर रहा है तो आप यहाँ पे वॉल्यूम्स देखिए, जब वो साइडवेज हो गया है स्टॉक, तो इसमें जो मल्टीपल ब्लू बार्स मतलब पॉकेट पिवट्स है, यानी इंस्टीट्यूशन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसे बेच नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉकेट पिवट तभी फॉर्म होता है जब लास्ट 10 डेज़ का हाईएस्ट जो सेलिंग वॉल्यूम है उसे ओवरकम करने वाला एक बार बनता है वॉल्यूम का, तो उसे पॉकेट पिवट कहते हैं। जब इतना सेलिंग अगर कुछ हुआ है, एक पॉकेट पिवट बना, तो उसने पुराना सप्लाई एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा मान के चलते हैं। उसके साथ में प्राइस भी अगर ऊपर आया है तो विच इज़ अ गुड साइन। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये स्टॉक ने यहाँ से यहाँ पे एक करेक्शन दिया, तो बिल्कुल नॉर्मल करेक्शन है ये, 20-25% इज़ अ ऑप्टिमल रेंज। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स में भी कुछ सिग्निफिकेंट नहीं हुआ है, इनफैक्ट ग्रीन बार्स है एंड ग्रे बार्स है। देन यहाँ पे एक पॉकेट पिवट बना है एंड देन अगेन स्टॉक फिर से साइडवेज हो गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए दोबारा साइडवेज गया है एंड यहाँ पे भी सेम वॉल्यूम एक्टिविटी है, बिल्कुल ग्रे बार्स हो गए एंड अगेन पॉकेट पिवट्स फॉर्म होने चालू है। एंड जो भी रेड बार हुए अबव एवरेज वॉल्यूम पे सेलिंग, उसे ये पॉकेट पिवट ने ओवरकम कर लिया है। तो मल्टीपल साइंस है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है। एंड देन आप देख सकते हैं जब स्टॉक ने ये ऐसा बड़ा यहाँ से जब ब्रेकआउट जर्नी स्टार्ट किया है, तो आप देखिए ड्यूरिंग ये दिस फेज यहाँ पे आप वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं, बिल्कुल ग्रे एंड ड्राई अप हो गए, मिनिमम वॉल्यूम्स हो चुके हैं। एंड देन जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो आप देखिए अगेन सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स पे निकला है। तो आपको ये क्लियर साइन देता है कि वॉल्यूम की इम्पोर्टेंस क्या है। और देखिए स्टॉक ने उसकी प्राइस के साथ भी मूव दिखा दिया कि एक बड़ा अप मूव है विथ ऑल द क्राइटेरियाज, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अब जो स्टेप 4 है लास्ट में रखा है, और ये समझना ज़रूरी है। आपने सेक्टर थीम आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उसका फंडामेंटल्स देख लिया, वॉल्यूम आपने एनालिसिस कर लिया है, लेकिन आपको उसका पैटर्न समझना ज़रूरी है। और पैटर्न को कैसे एनालाइज करते हैं, उससे कैसा मीनिंग ड्रॉ करना है, तो स्टेप 4 में हम अब ये समझेंगे कि पैटर्न क्वालिटी अच्छी है या नहीं, क्योंकि दिस विल मेक एंड ब्रेक योर ब्रेकआउट। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हर कंसोलिडेशन अच्छा नहीं होता है। हाई क्वालिटी पैटर्न्स का एक सिंपल रूल रहता है, उसमें एक प्रायर अप ट्रेंड रहेगा, क्लीन साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा जैसे हमने अभी देखा, टाइट रेंज बनेगा उसमें, और उसमें अननेसेसरी वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी कि स्टॉक एकदम से नीचे आया एकदम से ऊपर गया। वो नीटली स्मूथली
कंसोलिडेट होता है, क्योंकि अगर बेस अच्छा नहीं है, मेसी है, तो ब्रेकआउट के चांसेस है कि वो भी कुछ अच्छा ब्रेकआउट नहीं होगा, मेसी ब्रेकआउट रहेगा। तो हमें सिर्फ क्लीन चार्ट्स, क्लीन पैटर्न्स के साथ काम करना है, तो जो प्रोबेबिलिटी और भी आपके फेवर में कर देती है। तो चार्ट्स पे एनालाइज करते हैं। द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आपको यहाँ देखना है कि उसमें प्रायर अप ट्रेंड है या नहीं। तो आप यहाँ देखिए, ये मैंने लगाया प्राइस का रेंज, तो अब उसमें देखिए 47% का प्रायर अप मूव है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रायर ट्रेंड, प्रायर मोमेंटम रहना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद हमें ये देखना है कि उसने स्टॉक ने रेस्ट किया है या नहीं, क्योंकि एक स्टॉक रेस्ट नहीं करता है, उसके मूविंग एवरेजेस के पास दोबारा नहीं आता है, तो और मूविंग एवरेजेस के पास आके वो कैसा रिएक्शन दे रहा है वो सब देखना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो एक कोई भी चीज़ एक तरफा ऊपर नहीं जा सकती है। जैसे एक रनर है, स्प्रिंट मारेगा, जितना फास्ट दौड़ेगा उसे बिना रेस्ट के आगे नहीं बढ़ सकेगा, थक जाएगा। सिमिलरली प्राइजेस, स्टॉक्स भी ऐसे ही मूव होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, ये उसने यहाँ पे रेस्ट किया है, जितना बड़ा रेस्ट उतना बड़ा ब्रेकआउट होता है। तो और जितना बड़ा प्रायर मूव था तो सिग्निफिकेंट रेस्ट रहना चाहिए। तो इसके भी मैं आपको एक सिंपल चीट कोड्स बता सकता हूँ कि आपको क्या ध्यान में रखने हैं नंबर्स। बट अगर आप देखें 50% का अगर मूव है तो एटलीस्ट 2 महीने का उसमें कंसोलिडेशन रेस्टिंग पीरियड रहना चाहिए। अगर आप यहाँ देखें तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं 62 डेज़ और 42 बार्स, मतलब 42 ट्रेडिंग डेज, 62 डेज़ मतलब छुट्टियाँ मिला के जो पीरियड हुआ। तो ये हो गया ऑलमोस्ट 2 महीने का रेस्ट यहाँ पे। तो आप देखिए रेस्टिंग पीरियड भी सिग्निफिकेंट है। एंड देन जैसे मैंने आपको कहा, टू मच विप्सॉ नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए स्टॉक आया यहाँ पे 14% नीचे और उसके बाद ऊपर गया स्टॉक। एंड देन अब उसके बाद और वो ऐसा कुछ 15-20% नीचे नहीं आ गया, अब उसका नीचे आना और कम हो गया। तो इसके बोलते हैं VCP भी बोल सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बन रहा है। पहले वॉलेटिलिटी 14% थी, मतलब स्टॉक उसके हाई से 14 नीचे आया %। देन उसके बाद फिर से दोबारा ऊपर गया एंड उसके बाद सिर्फ 6% नीचे आया। तो धीरे धीरे वॉलेटिलिटी यानी सेलिंग भी उसके में कम हो रही है। जैसे मैंने आपको कहा, विप्सॉ नहीं होना, बहुत मेसी नहीं होना, ऊपर नीचे एकदम नीट एंड क्लीन होना। तो सिमिलरली यहाँ भी वैसा ही परफॉर्मेंस हुआ है। एंड देन आप यहाँ देख सकते हैं टाइट रेंजेस बन रही है। देखिए प्राइस, छोटी कैंडल्स, यहाँ भी आप देख सकते हैं छोटी छोटी कैंडल्स है। तो देखिए, और साथ में वॉल्यूम्स भी यहाँ उसके साथ ड्राई अप हो गए, ग्रे बार्स आप देख सकते हैं। तो आप देखिए ये एक अच्छे पैटर्न की क्वालिटी है जिसमें एक प्रायर ट्रेंड है, रेस्टिंग पीरियड है, जैसे वॉल्यूम हमने एनालाइज किया वो तो है ही उसमें, एंड वॉलेटिलिटी भी उसमें धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एंड टाइट रेंजेस बन रही है। तो ये सब चीज़ें एक ब्रेकआउट में मौजूद रहना ज़रूरी है। एंड देन आपको सिर्फ उसके एरिया के टाइट रेंज के ऊपर एरिया पे बिड लगानी है और उसके नीचे एरिया पे जहाँ पे बेस हुआ है, तो ताकि आपको लो रिस्क एंट्री पॉइंट मिल सके। अगर आप उसे यहाँ कहीं बाई करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे 15% आएगा, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट फेवरेबल। इसलिए आप कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ एंट्री लेनी। सिमिलरली अगर आपको पता है कि आपने इसके ऊपर लिया और सिर्फ आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना है, तो आपको एक 4-5% में एंट्री मिल जाती है। क्योंकि अगर ये बेस फेल हो गया, मतलब सेटअप अभी भी रेडी नहीं है, तो चांसेस है कि हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। ऐसा नहीं कि आप जिस दिन लिया तो उस दिन राइट ही रहने वाले हो। विथ प्रैक्टिस एंड विथ एक्सपीरियंस वो भी आ जाएगा। बट ये सब अगर एनालिसिस करके ये सब चीज़ें ध्यान रख के आप ट्रेड करते हैं तो ब्रेकआउट ट्रेड्स लेने की आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। तो एक बोनस स्टेप भी आपको मैं इसमें देता हूँ कि आपको ये याद रखना है, इसे स्टेप 5 भी कंसिडर कर सकते हैं कि ओवरऑल ब्रेकआउट विल वर्क अगर आपका मार्केट एनवायरनमेंट सूटेबल है। एंड मार्केट एनवायरनमेंट जब 10 एंड 20 मूविंग एवरेजेस के ऊपर रहता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जब मार्केट कुछ ऐसे ट्रेंड में रहता है, ये पर्पल लाइन इज़ 10 एंड येलो इज़ 20, उसके ऊपर जब इंडेक्स का प्राइस मूवमेंट रहता है, यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स लगा है, मिड एंड स्मॉल भी लगा सकते हैं। माइंड यू उसी में देखना है क्योंकि हम मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही मेनली स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तब एनवायरनमेंट सूटेबल है, तब चांसेस है कि ब्रेकआउट्स विल वर्क। ऐसे डाउनफॉल वाले पीरियड में ये वर्क नहीं करता है। जैसे अगर आप यहाँ देखें, अगेन ये 10 एंड 20 के ऊपर आ चुका है, आप यहाँ पे देखें। और सिमिलरली अगर आप इस स्टॉक में भी देखें तो देखिए यही फेज़ में
स्टॉक भी ऊपर गया जब इंडेक्स भी 10 एंड 20 के ऊपर है, उसे एक कंड्यूसिव और हेल्दी मार्केट मान के चलते हैं हम। तो मार्केट एनवायरनमेंट का ही इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। तो अगर आपको और भी ये सब चीज़ें डिटेल में सीखनी है तो आप मेरी कम्युनिटी पे जुड़ सकते हैं tradewithhaseeb.com पे या यूट्यूब पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मेरे वीडियो कोर्स को भी चेक कर सकते हैं। आपको अगर आपकी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाना है, आप इफ़ यू आर अ सीरियस ट्रेडर, सो डू चेक इट आउट ऑन tradewithhaseeb.com। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और याद रखिए, हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।